गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी आर की टेस्ट सीरीज चल रही है। 244 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने। यह है टेस्ट नंबर 245। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 245 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्ज अल्मेडा व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, डचों के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा? हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्ज अल्मेडा व्यवस्था जो लागू की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा लागू की गई थी। तो डी है इसका आंसर। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्ज अल्मेडा व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा लागू की गई थी और इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट के अरब सागर में नहीं जा सकता था। पुर्तगाली क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी कार्ज लेना पड़ता था। तो डी करेक्ट है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित जो लोग थे, लोग एकत्र हुए थे, वो किनकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुए थे? बताइए, किनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे वो? रविन्द्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। जिन पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। सी है इसका आंसर। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाई, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए और इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को। ठीक है, सरकार उस समय ब्रिटिश सरकार थी तो सरकार को ये उपाधि लौटा दी थी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। किताब ए नौरस नामक पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्कनी भाषा में लिखी गई थी। सत्य कथन को चुनिए। ये दोनों के दोनों ही सत्य कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। किताब नौरस नामक पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्कनी भाषा में लिखी गई थी और किताब नौरस 59 कविताओं 17 दोहों का एक संकलन है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने नवरसपुर नामक एक शहर की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये साइंस से हाइग्रोमीटर की सहायता से किस प्रकार की आर्द्रता का मापन किया जाता है? ठीक है, हाइग्रोमीटर से वैसे तो ह्यूमिडिटी मापते हैं, लेकिन थोड़ा और डीप करके पूछ लिया इसमें। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूमिडिटी तो मापी जाती है, ये तय है, यानी डी को हटा दीजिए। एक तो होगा पक्का, कौन सा होगा? सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता। देखिए, हाइग्रोमीटर की सहायता से सापेक्ष या अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। और वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यानी ह्यूमिडिटी, और आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में तापमान वृद्धि के साथ आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई चार में से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, कौन सा होगा वो? कलहड़ की राजतरंगी से कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने की थी और पाल वंश के शासक धर्म बौद्ध के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे। चार में से एक इनकरेक्ट है, कौन सा?
देखिए, गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे, करेक्ट है स्टेटमेंट। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। कलहण की राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताती है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, धर्मपाल ने नहीं की थी। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। इसने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया। बाकी सारे के सारे सही हैं। नंबर 6 पर आ जाइए, हिस्ट्री का प्रश्न है। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित नहीं है? राइनोसेरो यानी गेंडा, बुल, वृषभ, टाइगर, व्याघ्र, एलिफेंट, हाथी। देखिए, इसमें गेंडा है और व्याघ्र भी है, इसमें हाथी भी है, 2 हिरण है नीचे। इसमें वृषभ नहीं है, बुल नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर योग मुद्रा में सिंहासन पर आसीन पशुओं से घिरा एक त्रिमुखी पुरुष अंकित है। इसे मार्शल ने क्या कहा है? पशुपति शिव माना है इसको। और इसमें दाहिनी ओर एक हाथी है और एक व्याघ्र है, बाईं ओर एक गैंडा है और भैंसा है, और सिंहासन के नीचे हिरण युगल है, मतलब 2 हिरण है। तो वृषभ पशुपति मुद्रा पर अंकित नहीं है। नंबर 7 पर आ जाइए, ऋग्वैदिक कालीन किस देवता को समुद्र का देवता कहा गया है? सोम को, वरुण को, इंद्र को, अग्नि को। समुद्र का देवता कहा गया है वरुण को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, वरुण को कहा गया है वस्तु का, ऋतु का नियामक और समुद्र का देवता, तो बी करेक्ट हो जाएगा। सोम को क्या कहा गया? वनस्पति का देवता। इंद्र को कहा गया वर्षा का देवता और युद्ध का नेता। और अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ करने वाला। नंबर 8 पर आ जाइए, महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसके रचनाकार थे कौन? महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन या फिर पार्श्व? महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे वसुमित्र। ऑप्शन नंबर डी। महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसके रचनाकार वसुमित्र थे। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जहां इस तथ्य का उल्लेख है? वेद और उपनिषद, पुराण और बौद्ध ग्रंथ, उपनिषद और ब्राह्मण, अरण्यक और जैन ग्रंथ। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। इसका उल्लेख मिलता है पुराणों से और बौद्ध ग्रंथ से, तो बी है इसका आंसर। देखिए, पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद के 8 उत्तराधिकारी थे। इस राजवंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जो सिकंदर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन जो है सातवाहन शासकों के संबंध में सत्य हैं? इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए, सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए। ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा सबसे पहले इसी वंश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। गाथा सप्तशती के रचयिता हॉल सातवाहन काल के साहित्यकार थे। देखिए, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, तो ठीक है, पहला करेक्ट है। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले इसी वंश के द्वारा प्रारंभ की गई, ठीक है ये भी। हॉल बिल्कुल सातवाहन काल के साहित्यकार थे और उनकी रचना है गाथा सप्तशती, तो तीनों के तीनों ये करेक्ट हो जाते हैं, तो डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, लगभग 60 ईसा पूर्व में शिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहनों की राजधानी जो थी वो थी प्रतिष्ठानपुर या पैठन, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। और ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा सबसे पहले इसी वंश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इन्होंने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल सातवाहन काल के साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, जैन धर्म के 4 महाव्रतों में 5वां जो महाव्रत है वो है ब्रह्मचर्य। इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था? ऋषभदेव के द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा, स्थूलभद्र के द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा। ऋषभदेव जो कि पहले जैन तीर्थकर हुए,
महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थकर हुए और 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए। याद रखिएगा, उसको पूछ लेता है वो भी एग्जाम में। तो फिलहाल यहाँ आंसर है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। देखिए, जैन धर्म के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। इसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। बचपन का नाम वर्धमान था उनके। जन्म हुआ था उनका कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। और 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था उन्होंने। और इनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं थी वो क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। चिश्ती संप्रदाय के निम्न संतों को प्रारंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गेसुदराज और शेख नासिरुद्दीन चिराग दहली। सबसे पहले आएंगे बाबा फरीद यानी 2, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया यानी 1, उसके बाद शेख नासिरुद्दीन चिराग दहली यानी 4, और सबसे अंत में सैयद मोहम्मद गेसुदराज। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 डी। देखिए, बाबा फरीद सबसे पहले आने के क्रम में, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग दहली और सबसे अंत में यानी सबसे नवीन मोहम्मद गेसुदराज। नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में संयुक्त सेना अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 निम्नलिखित में से कौन से देशों के बीच आयोजित किया गया है? फ्रिंजेक्स है फ्रांस और इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सेना अभ्यास है ये फ्रिंजेक्स, जो 2023 में आयोजित हुआ। वो भी भारत में हुआ, केरल में हुआ, केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। भारत और फ्रांस के बीच जो अन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं तो तीनों कैटेगरी में हैं वो। ठीक है, नौसेना यानी नेवी में वरुण होता है, एयर में यानी वायुसेना में गरुण होता है, और मिलिट्री में यानी थल सेना में वो शक्ति होता है। अब एक और आ गया है फ्रिंजेक्स 23 में, जो पहला हुआ केरल में हुआ, तिरुवनंतपुरम में हुआ। ठीक है, FR फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, जॉइंट, J फॉर जॉइंट, E फॉर एक्सरसाइज, इस तरह से ये लिखा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ज्योग्राफी का ये। निम्नलिखित शिखरों का उनके संगत पहाड़ियों के साथ सुमेलित कर दीजिए। यह चोटियाँ यानी जो शिखर होता है, और यह पर्वतमाला, उस पर्वतमाला का ये सबसे ऊंचा शिखर होगा या नहीं होगा? गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। नीलगिरी का डोडा बेटा, अन्नामलाई का अन्नाई मुडी, और सतपुड़ा की धूपगढ़। देखिए, बिल्कुल अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। नीलगिरी की डोडा बेटा, ठीक है। अन्नामलाई की अन्नाई मुडी, ठीक है। सतपुड़ा की धूपगढ़, ठीक है। तो सारे के सारे ऑलरेडी ये मैच हैं। तो 1, 2, 3, 4 डी है इसका आंसर। देखिए, गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में स्थित है। अरावली रेंज का सबसे ऊंचा बिंदु या सबसे ऊंची चोटी, जो कि 1722 मीटर है, जिसकी ऊंचाई। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पर्वत है, और भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में चोटी के आसपास एक संरक्षित वन क्षेत्र भी है। इसकी ऊंचाई कितनी है डोडा बेटा की? 2667 मीटर। और अन्नाई मुडी की कितनी है? 2695 मीटर। अन्नाई मुडी या अनामुडी केरल में स्थित है, और ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पूरा दक्षिण भारत ले लो तो अन्नाई मुडी है सबसे ऊंची, और नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची है डोडा बेटा। और इन दोनों में ऊंची कौन सी? अन्नाई मुडी। बाकी माउंट धूपगढ़ या धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश, मध्य भारत में सबसे ऊंचा स्थान है, और पंचमढ़ी में स्थित इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर डिक्रीजिंग में अगर इनको रखें तो सबसे ऊंची हो जाएगी अन्नाई मुडी, उसके बाद डोडा बेटा हो जाएगी, डोडा बेटा के बाद हो जाएगी गुरु शिखर, सबसे छोटी हो जाएगी धूपगढ़। इस प्रश्न की प्रैक्टिस हमने पहले भी की है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम क्या है बताइए? सबसे पहले जन्म होगा, जन्म जन्म जन्म, तो ए सभी में कॉमन है। जन्म के बाद परिपक्वता तो आनी जाएगी एकदम से, ठीक है। और यहाँ मृत्यु पहले ही मार दिया, उसके बाद मैच्योरिटी कैसे आएगी? मरने के बाद आएगी क्या? तो जहाँ जहाँ मृत्यु बीच में दे दी गई है उसको तो सबसे पहले हटा ही दो।
सबसे पहले जन्म होगा, उसके बाद वृद्धि होगी यानी जन्म होगा, फिर ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद परिपक्वता आएगी यानी मैच्योरिटी आएगी, और अंत में मरेगा वो। ठीक है, चाहे पौधा हो या जीव हो या जंतु या मानव। तो क्रम इसका बी है, जन्म, वृद्धि, परिपक्वता, मृत्यु। नंबर 16 पर आ जाइए। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था माधवाचार्य ने। देखिए, द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन माधवाचार्य ने किया। माधवाचार्य का जन्म हुआ था दक्षिण भारत में उडुपी के निकट तुलुप क्षेत्र के वेलिग्राम नामक स्थान पर विजयदशमी विक्रम संवत को 1256 को, ठीक है, यानी 1199 ईस्वी में। माधवाचार्य ने पहले शिक्षा दीक्षा तो अद्वैत वेदांत की पाई थी, किंतु बाद में अद्वैत वेदांत से संतुष्ट नहीं हुए वो, और फिर उन्होंने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया। नंबर 17 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय अमृत सरोवर मिशन को कार्यान्वित नहीं कर रहा है, पूछ रहा है। संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय। अमृत सरोवर मिशन जो कि 22 के बजट में सरकार ने लॉन्च किया था, इसको संस्कृति मंत्रालय है इसमें, जल शक्ति मंत्रालय है इसमें, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसमें। इसमें शिक्षा मंत्रालय नहीं है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, वो नहीं है इसमें। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष हेतु भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। और अमृत सरोवर मिशन में जो मिनिस्ट्रियां हैं, जो मंत्रालय हैं, वो कौन कौन हैं जिनके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण राज्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय इसमें नहीं है, वही आंसर है। मिष्टी योजना किससे संबंधित है? समुद्री शैवाल उत्पादकता से, मैंग्रोव वृक्षारोपण से, चंदन वृक्ष की उत्पादकता से, या नेशनल हाईवे के किनारे वृक्षारोपण से। है तो ये किसी ना किसी वृक्ष से। तो कौन सा है वो वृक्ष? वो है मैंग्रोव। ठीक है, बी। देखिए, हाल ही में वर्ष 2023 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा मिष्टी योजना की घोषणा की गई। मिष्टी का पूर्ण रूप भी है, मिस्ट्री मतलब मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड ट्रेंजिबल इनकम्स। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। और यह जो योजना है मिस्टी, मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के मध्य अभिसरण के माध्यम से संचालित की जाएगी। नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में तुर्की में आए भूकंप में राहत पहुंचाने के लिए भारत की तरफ से कौन सा ऑपरेशन संचालित किया गया था? कर देते हैं इसको। तो कौन सा संचालित किया था भारत ने? ऑपरेशन मित्र बचाव दोस्त राहत, ऑपरेशन दोस्त किया था। बी है इसका आंसर। देखिए, भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के कर्मियों को, आवश्यक वस्तुओं को और चिकित्सा उपकरणों को भेजा था वहां पर। और छठी उड़ान में बचाव दल, डॉग स्क्वाड, आवश्यक दवाएं भी शामिल हैं जो वहां गई। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्की के हटाए प्रांत में एक फील्ड अस्पताल भी स्थापित किया गया था। और भारत ने तुर्की के साथ सीरिया में भी चिकित्सा आपूर्ति के साथ एक परिवहन विमान भी भेजा था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, और यह अंतिम प्रश्न होगा इस टेस्ट का। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो कौन कौन सा शामिल है? ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। कौन कौन से शामिल हैं होना चाहिए प्रश्न में। हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल है, सिक्किम इसमें शामिल है, उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है। तो सारे के सारे शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, यहाँ पे भी उपरोक्त सभी लिखना है। देखिए, यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में की गई थी और ये कब तक करना है? 25-26 तक। उत्तर भारत में सीमावर्ती गाँवों को विकसित करने व ऐसे सीमावर्ती गाँव के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई थी। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं। तो सारे के सारे क्षेत्र शामिल हैं जो ऊपर दिए हैं, ठीक है? हिमाचल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है। तो ये 20 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। धन्यवाद।